Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about puberty. पुबर्टी आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पुबर्टी टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा सेक्स कैरेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, मेल फीमेल दोनों में अच्छी तरह से समझाया गया। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जा रहा है पुबर्टी क्या होता है, यौवनारंभ नेक्स्ट टॉपिक है। ये 12th चैप्टर 3 का सबसे इम्पोर्टेंट या जनरली इंपॉर्टेंट या जनरली इसको जनरल टॉपिक है जिसको जानना आपको जरूरी है। तो यौवनारंभ जिसको बोलते हैं यौवनारंभ यानी कि पुबर्टी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी भी टॉपिक्स को आप जब लिखते हैं तो उस टॉपिक्स में उसके परिभाषा या उसके डिफिनेशन छुपे होते हैं, बट आप उसके वर्ड को ब्रेकिंग करके आप उसके वर्ड को स्प्लिटिंग करके उसके नॉलेज को जान लीजिए और जान करके उसका डिफिनेशन अपने आप बन जाता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग करने का तरीका। कहते हैं क्या, तो यौवनारंभ, यौवनारंभ, यौवना का मतलब होता है यौवन। यौवन को अंग्रेजी में बोलते हैं यंग, और यहां जो रंभ का मतलब होता है वो है आरंभ। आरंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्ट। तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में या वो मेल हो या फीमेल हो, यदि किसी व्यक्ति में यानी कि वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें यंगपन स्टार्ट हो गया, यंगेस्ट यानी वो यंग हो गया, जवान हो गया। यौवन यानी कि जवान, उसके शरीर में जवानी शुरू हो गई है, यानी यंगेस्ट उसमें आ गई है, तो हम कहते हैं ऐसे स्थिति को बोलते हैं वो यौवनारंभ में कहलाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसके बॉडी में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, यदि किसी व्यक्ति में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आ जाती है तो उस स्टेज को कहते हैं पुबर्टी या रिप्रोडक्टिव फेज। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिएगा कि आपने कहा रिप्रोडक्टिव फेज, ये तो है पुबर्टी, तो हम बोलेंगे इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल। इट इज ए इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल, यानी कि जिस तरह से आपने पढ़ा प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, है ना, और एनिमल में भी रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, तो मेल में भी यानी कि ह्यूमन में भी रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, जिसको इंडिकेट करते हैं पुबर्टी के रूप में। तो पुबर्टी क्या है, पुबर्टी क्या है, स्त्री और पुरुष के प्रजनन अवस्था की शुरुआत है। ये एक इनिशियल स्टेज है, यानी कि प्रजनन अवस्था का प्रारंभिक अवस्था जो होता है मनुष्य में, स्त्री पुरुष में, उसका नाम है पुबर्टी। डेट क्लियर? ओके। तो अब कहते हैं क्या कि आपने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है उसे हम कहते हैं यौवनारंभ, या इस अवस्था में आने वाले व्यक्ति को कहते हैं ये यौवनारंभ में आ गया। ओके। अब इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है, आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके डिफिनेशन को आप काफी आसानी पूर्वक लिख सकते हैं कि जब मनुष्य यानी कि मेल या फीमेल, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं, जब मनुष्य में सेकेंडरी या सिंपल लिख सकते हैं सेक्स कैरेक्टर विकसित हो जाती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, पुबर्टी कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जब मनुष्य में सेक्स कैरेक्टर
विकसित हो जाती है तो इस अवस्था को कहते हैं पुबर्टी। तो आपको पहले ही बताया गया इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके प्रीवियस वीडियो और लेक्चर में आपको डिस्कस किए थे, हम डिस्कस किए थे कि सेक्स कैरेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मेल फीमेल में बताया गया। तो ये टॉपिक समझने में काफ़ी आसान है, आसानी होगी आपको, इजीली आप इसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पुबर्टी यौवनारंभ, जब मनुष्य यानी कि मेल और फीमेल में सेक्स कैरेक्टर विकसित हो जाती है। लिंग लक्षण, जब किसी मनुष्य में, जब किसी स्त्री और पुरुष में लिंग लक्षण विकसित हो जाती है, तो लिंग लक्षण के विकसित होने के अवस्था को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुबर्टी कहते हैं। ओके, तो लिंग लक्षण जब विकसित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पुबर्टी। ओके, अब इससे जुड़ी एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसे नोट कर लीजिएगा कि पुबर्टी ह्यूमन यानी मनुष्य, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्टेज का प्रारंभिक, या लिख सकते हैं ऐसे, अब लिखिएगा सिंपल से, पुबर्टी ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्टेज का प्रारंभिक रूप है। कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि द इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि द इनिशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में रिप्रोडक्टिव अवस्था, यानी मनुष्य में प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक स्थिति को हम लोग बोलते हैं पुबर्टी या यौवनारंभ। ओके, दूसरी बात कहते हैं पुबर्टी ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्टेज का प्रारंभिक रूप है, यानी कि मनुष्य में जो होते हैं, जब आप फिर से एक चीज आपको बोलना चाहेंगे, पिछले चैप्टर 1 में भी आपको पढ़ाया गया था कि लाइफ साइकिल इन ऑर्गेनिज्म, जीव में प्रजनन अवस्था, जीव में अवस्था, यानी जीवों के जीवन चक्र में अवस्था, जितने भी जीव हैं वो जब धरती पर आते हैं, बर्थ जब करते हैं, तो वो डेथ के बिटवीन या इंटरवल में बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करता है बॉडी में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी जीव में देखते हैं कि उसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं आती है। एक आता है जुवेनाइल फेज, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, एक आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको बोलते हैं प्रजनन अवस्था, एक आता है सेंसेंट फेज, जिसको बोलते हैं जीर्णता या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। आपको पता होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है, यदि कोई जीव अगर रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है या पहुंच चुका है, तो उसके शरीर में प्रजनन करने की इच्छा क्या होती है, काफी एक्टिव हो जाती है, और उसके सारे प्रजनन अंग एक्टिव होकर के नए नए संतति को पैदा करने में सक्षम होता है। उसी तरह से मनुष्य में भी क्या करता है, रिप्रोडक्टिव, जिस तरह प्लांट में आप देखे होंगे कि पौधे में जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है, कि जब कोई प्लांट अपने शरीर में फ्लावर फूल बनाना शुरू कर देता है, तब कहते हैं कि ये प्रजनन अवस्था में आ चुका है। तो मनुष्य में जब पुबर्टी स्टेज आता है तो कहते हैं देखो ये प्रजनन अवस्था में आ गया। तो प्लांट में जनरली फ्लावर के आने से प्रजनन अवस्था की पहचान होती है। इसलिए हमने वहां पर पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पढ़ा था, जिसका नाम होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर का नाम था। उसमें पढ़ा था कि यदि कोई प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में तब आती है जब उसमें फ्लावर आता है, तो फ्लावर का आना प्लांट को इंडिकेट करता है कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। और ह्यूमन में अगर पूछेगा कि यदि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मनुष्य कब प्रजनन अवस्था में आता है, तो हम बोलेंगे जब वो पुबर्टी में आएगा। तो पुबर्टी ही प्रजनन अवस्था की पहचान, या प्रजनन अवस्था ही पुबर्टी है। ओके, डेट्स क्लियर। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि फीमेल में जो पुबर्टी का जो टाइम है वो क्या है, और मेल में जो पुबर्टी का टाइम है वो क्या है, तो इन दोनों के टाइम को आपको ध्यान से समझना है। तो कहते हैं कि मेल में जो होता है, मेल में पुबर्टी का जो टाइम है, मेल में पुबर्टी का जो टाइम है ये क्या है,
13 to 16, 30 between 16 years। जब कोई पुरुष 13 से 16 वर्ष की उम्र में आता है, जब किसी पुरुष का उम्र एज 13 से 16 वर्ष हो जाता है, तो ऐसे स्टेज में पुबर्टी शुरू होता है, या इससे इस एज में हम कहते हैं कि ये पुबर्टी स्टेज में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुबर्टी का जो टाइम है वो मेल में क्या है। मेल में, पुरुष में जो होता है, पुरुष में पुबर्टी का टाइम क्या है, तो 13 से 16 यानी कि 13 से 16 वर्ष के बीच। 13 से 16 वर्ष के बीच में यदि कोई पुरुष आता है तो वो क्या है, यौवनारंभ में आ चुका है। दूसरा बात है फीमेल। दूसरी बात हम ये समझेंगे फीमेल में जो पुबर्टी का जो टाइम है यानी एज जो है वो क्या है, 10 to 12 ईयर्स। जब किसी गर्ल्स का एज 10 से 12 वर्ष हो जाता है तो उसके शरीर में पुबर्टी एक्टिव हो जाता है, या वो पुबर्टी स्टेज में आ जाता है, पुबर्टी स्टेज में फॉलो होने लगता है। और मेल में जब 13 to 16 ईयर हो जाते हैं उसका एज, तो उसमें पुबर्टी शुरू हो जाता है। तो आज आपने देखा कि पुबर्टी क्या है और पुबर्टी किसको इंडिकेट कर देंगे, कि किस तरह से समझेंगे, और काफ़ी इजीली आपको समझाया गया है, और मेल और फीमेल में इसका उम्र काफ़ी रूप से निर्धारित किया गया है। तो पुबर्टी टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे चैप्टर 3 ही, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये सारे टॉपिक जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जितने भी टॉपिक का लेक्चर वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर जो हमने अभी तक अपलोड किया, वो सारे टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन से बहुत ही जनरल टॉपिक थे। वो सभी टॉपिक क्या थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, काफी जनरल थे। यानी अब जो आपके पास टॉपिक लेके हम आ रहे हैं, जिसका नाम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक से पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का शुरुआत या पूरा स्प्रेड हुआ है, बहुत ही फैला हुआ है। तो कहते हैं कि इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं हिंदी में मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे टारगेट कर सकते हैं, टारगेट फॉर 2021। यानी आपका जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है 12th का, उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 3 से रिलेटेड जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसे टारगेट किया। तो इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इससे रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। आप उसे ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में ध्यानपूर्वक आप इसे लिखिएगा। कहते हैं कि मनुष्य एक उपहार है, प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है मनुष्य। जितने भी जंतु हैं, जितने भी फ्लावर हैं, उन सभी से बढ़कर मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और एक प्रकृति का अनमोल रत्न माना जाता है। यानी मनुष्य के द्वारा ही आज हम किसी भी चीज़ को जानते हैं कि ये फ्लावर है और ये एनिमल है तो इस एनिमल का नाम ये है, ये घर है तो ये इसका नाम, ये किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी एनिमल का नाम हो, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या फ़ायदा नहीं है, क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है पूरे वर्ल्ड में या पूरे संसार में जो फैलाने का काम किया वो मनुष्य करता है। तो मनुष्य मामूली नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति का सबसे अनमोल रत्न या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बुद्धिमान जो सदस्य माना गया है वो मनुष्य को माना गया है। आप ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि मनुष्य अपनी संख्या को क्या करता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। तो मनुष्य अपनी संख्या को जिस तरह से बढ़ाता है तो उस तरह से उसके जनरेशन क्या करते हैं या उसके हेरिडिटरी कैपेसिटी क्या होते हैं वो कंट्रोल रहता है। तो
तो मनुष्य में प्रजनन की क्रियाएं जो होती है, उसके शरीर में एक प्रजनन अंग, प्रजनन तंत्र विकसित होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में श्वसन करने के लिए भी श्वसन तंत्र होता है, परिवहन करने के लिए परिवहन तंत्र होता है, उसके बाद हमें देखने के लिए, संवेदना के लिए संवेदना तंत्र होता है, सेंसरी सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे शरीर में, पूरे ह्यूमन बॉडी में सभी काम करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम के तहत या उस सिस्टम के द्वारा ही हमारे शरीर का संचालन होता है एवरीडे, और पूरे बॉडी का मेंटेनेंस भी बना रहता है। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस की। तो किसी भी जीव का लाइफ प्रोसेस आप अगर आप देखते हैं तो वो लाइफ प्रोसेस के द्वारा ही अपने बॉडी को पूरा मेंटेन करता है। तो मनुष्य के शरीर में जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे सिस्टम हैं सर, तो क्या ये सारे सिस्टम क्या सब लाइफ प्रोसेस में आएंगे? नहीं, आपको ध्यान से सुनना होगा। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, फिर से सुनिएगा, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये 4 टॉपिक जो आपने देखा, ये 4 प्रोसेस जो देखा, पोषण करना यानी भोजन लेना शरीर में, श्वसन यानी कि हवा का O2 और CO2 का आदान प्रदान होना, सर्कुलेशन यानी ब्लड का और पूरे भोजन का, लिम्फ का, लसिका हार्ट के द्वारा घूमना, और एक्सक्रीशन यानी किडनी जिस तरह से ब्लड को प्यूरिफाई करके पूरे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर करता है यूरिन के द्वारा। तो ये सारे प्रोसेस जो आपने देखा, ये सभी लाइफ प्रोसेस है। और ये लाइफ प्रोसेस यदि किसी जीव में नहीं हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ये नॉन लिविंग है। तो किसी भी जीव में ये सारे लाइफ प्रोसेस का इंडिकेट होना ये प्रदर्शित करता है कि वो लिविंग थिंग है, सजीव है या जीव है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो उसी तरह से बहुत सारे व्यक्ति का ये सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि क्या सर ये आपका आप जो बता रहे हैं, क्या रिप्रोडक्शन में लाइफ प्रोसेस? नहीं, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का मतलब एक सिंपल, आपको फिर से बोलना चाहेंगे, पूरा ठेठ भाषा में समझिएगा, इजीली समझिएगा, कि जिसके बिना, जिस क्रिया किए बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, जो क्रिया किए बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, वही क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो आप खाना खाए हुए बिना नहीं रह सकते, जिसको पोषण कहते हैं। आप सांस लिए हुए नहीं रह सकते, जिसको श्वसन कहते हैं। आपके शरीर में भोजन का घुमाव नहीं होगा सारे अंग में, तो आप नहीं रह सकते हैं। शरीर में दर्द, बहुत सारी बीमारियां होगी, तो वो परिवहन के बिना नहीं रह सकते हैं। आपके शरीर से मल मूत्र यानी पेशाब या मल बाहर नहीं निकलेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो ये चारों प्रोसेस जिंदगी का हर पहलू में होनी चाहिए। तो मनुष्य के शरीर में ये चारों प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा गया है। और यानी कि मानव प्रजनन यानी प्रजनन को लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में नहीं लिया गया है। यानी कि बहुत सारे डिफिनेशन में लाइफ प्रोसेस यूज होता है तो वो टेम्पोररी होते हैं, यानी कि अस्थायी रूप से होता है। प्रजनन किए बिना भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, मनुष्य रह सकता है, लेकिन सांस लिए बिना, पोषण किए बिना जीवित नहीं रह सकता मनुष्य। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा फर्स्ट टॉपिक में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल फीमेल शरीर दोनों अलग अलग होता है। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो एक अलग सिस्टम बनाएगा जिसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे उसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन अंग अलग अलग शरीर में होते हैं और एक सिस्टम बनाता है, इसलिए दोनों का अलग अलग सिस्टम हम डिस्कस इस टॉपिक के थ्रू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो होगा जिसका नाम है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव मादा प्रजनन तंत्र, मानव नर प्रजनन तंत्र। अब ये दोनों सिस्टम को नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी से डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा, काफी इजीली डायग्राम आपको बताया जाएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके जितने भी स्टूडेंट हैं आज जो लॉकडाउन की स्थिति में घर में हैं उन सभी को भी ये जानकारी इस चैप्टर के थ्रू मिल सकती है। उस काफ़ी हेल्पफुल होगा
पढ़ने के लिए, पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सारे टॉपिक्स। तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।